हेलो एवरीवन, V+U क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि UGC नेट 2025 जून जो है 1 महीना रह गया है बच्चों, और हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में आज हम थिंकर करेंगे थॉमस होब्स को। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ थॉमस होब्स के बारे में आपको, जिससे कि आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि थॉमस होब्स कैसे विचारक थे। क्या कुछ उनका एक ब्रीफ नोट दे देता हूँ आपको। थॉमस होब्स का जो जन्म है बच्चों वो हुआ था 1588 में, और इनका जन्म हुआ था ब्रिटेन में, जो एक ब्रिटेन के माल्सबेरी के पास वेस्ट पोर्ट है तो वहाँ हुआ था। माल्समेरी के पास, माल्समेसेब्री के पास वेस्ट पोर्ट में। और इनके जो जब जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के समय जो है स्पेन की जो जल सेना थी, यानी जो आर्मड फोर्स थी, नेवी थी, वो इंग्लैंड पर आक्रमण कर देती है। तो इंग्लैंड पर आक्रमण कर देती है तो उस समय वार का माहौल था। तो डर के कारण जो इनकी मदर थे तो ये पहले ही, अपने टाइम से पहले ही, जन्म के समय से पूर्व ही इनका जन्म हो गया था, यानी जो ड्यू डेट थी उससे पहले ही इनका बर्थ हो गया था। जिसके चलते जो एक फेमस कोट भी आता है इनका कि थॉमस होब्स जो है स्वयं को जो डर है उसको अपना जुड़वां भाई मानते हैं। डर को अपना जुड़वां भाई मानते हैं थॉमस होब्स, क्योंकि जब वार का माहौल था जब इनका बर्थ हुआ और ये टाइम से पहले हो गए तो इस कारण। अब जो है थॉमस होब्स जो थे बच्चों वो चार्ल्स प्रथम के शिक्षक थे। चार्ल्स प्रथम के शिक्षक थे ये, इसीलिए इनको राजतंत्र का समर्थक हम बोलते हैं कि ये राजतंत्र का समर्थक करते थे। इनका मानना था कि जो राज्य है वो काल्पनिक है, मैन मेड है, कोई प्राकृतिक वो नहीं है, तो इसको शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, पावर होनी चाहिए। और थॉमस होब्स कहते हैं कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, ज्ञान का अंत यानी नॉलेज का एंड कहाँ पर है, नॉलेज का अंत केवल शक्ति से हो सकता है। अंत शक्ति है, ये इनका बहुत फेमस कोट है। ये आता भी एक एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि ज्ञान का अंत केवल शक्ति है। और ये इन्होंने अपने डी कॉपर नामक जो ग्रंथ है, इनका रचना है जो इनकी जो 1665 में आई है उसमें करते हैं। डी कॉपर 1655 में। जो थॉमस होब्स थे बच्चों वो केवल काल्पनिक ही या राजतंत्र के ऊपर ही ऐसे ही बात नहीं थी। उन्होंने जो है राजनीतिक विज्ञान का प्रॉपर अध्ययन किया था, और पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करते करते राजनीतिक विज्ञान का उन्होंने उसके साथ ज्यामिति, ज्योमेट्री, भौतिकी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी सबको इक्वल करके उसका अध्ययन किया था। पूरी स्टडी बेस नॉलेज थी उनकी, ये नहीं था कि वो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हैं। वो हर तरीके से हर चीज़ को कंसिडर करके फिर अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते थे कि हाँ ये हो सकता है तो मनुष्य क्या सोचेगा, फिर अगर ये हो गया तो क्या होगा। लेकिन वो इन सब में ये मानते थे कि जो राज्य है वो प्राकृतिक नहीं है, वो एक मैन मेड है, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है। थॉमस होब्स जो है, थॉमस होब्स ने जो है यह बोला कि जो विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है, यानी कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो विधि का विधान है, यानी कि गलत इंसान नहीं है, गलत कानून हो सकता है। कोई अगर मनुष्य कानून को बनाए हुए कानून को अगर कोई गलती करता तो वो गलत नहीं है, ये इनका कहना था। और ये शक्ति, पावर को और फोर्स को दोनों को अलग अलग डिफाइन करते हैं कि शक्ति और बल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक चीज़ें नहीं है। और इनकी सबसे पहली जो बुक थी वो थी एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स, जो इनकी सबसे फर्स्ट बुक मानते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स, ये इनकी सबसे फर्स्ट बुक थी। तो चलिए अब इनके क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इससे आपको पता चल गया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि हाँ हम
जिस थिंकर को पढ़ रहे हैं, जब भी आप किसी थिंकर को पढ़ो तो उसके 2-4 मेन पॉइंट या उसका थोड़ा बैकग्राउंड कि वो कैसे था, कहाँ से था, कब उसका बर्थ हुआ, क्या क्या उसने वो किया। और इसने सबसे फेमस इसकी बुक है लेवाइथन। लेवाइथन जो है ये ऑक्सफोर्ड में बदलाव चाहते थे, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते, तो वहाँ पे इनके बहुत कट्टर विरोधी भी थे, जिन्होंने ये बोला कि ये बिल्कुल गलत लिख रहे हैं सब कुछ है, तो उन्होंने लेवाइथन को जलाया भी है। इनके जो एक सबसे फेमस एंटी थे, उन्होंने लेवाइथन को जलाया भी है। और उसके बाद जो इनके फेवर में थे, उन्होंने लेवाइथन के बारे में ये भी बोला कि ये सबसे बेस्ट बुक है, अगर इंग्लिश में कोई बुक रिटन है तो सबसे बेस्ट बुक है। जो कैलेंड्रियन थे वो होब्स के सबसे ज़्यादा आलोचक थे, उन्होंने जो लेवाइथन को जलाया था। और जो माइकल ऑक्सफोर्ड थे, उन्होंने लेवाइथन को सबसे अच्छा रचना बताई है, तो वो उसको बहुत वो करते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता को विरोध की अनुपस्थिति के स्वरूप में परिभाषित किया है? तो अब्सेंस ऑफ ऑप्शंस के उसमें डिफाइन किसने किया है? तो ये किया बच्चों थॉमस होब्स ने। आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होब्स के अनुसार मनुष्य क्या नहीं है? संवेदनाओं का दास, मनुष्यों का दास, लेवाइथन का दास या भय का दास? तो होब्स की सबसे मेन जो बुक है, सबसे मेन वो है, वो लेवाइथन है, तो वो लेवाइथन का दास उसको नहीं बताता है। फिर है, होब्स और लॉक और रूसो एक मत है कि किस चीज़ में उनकी एक सहमति थी? राज्य देवीय इच्छा का परिणाम है? नहीं, वो तो मानते ही नहीं। राज्य शक्ति का परिणाम है? शक्ति का तो कहता है, लेकिन वो ये कहता है कि राज्य शक्ति का परिणाम नहीं है। राज्य तो जो है मैन मेड है, मनुष्य के ही यानी कि इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए या एक जो समझौते के उसकी तरह, तो राज्य को समझौते का परिणाम मानता है। फिर है, होब्स के अनुसार प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार है। यदि संप्रभु क्या हो, प्रजा के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाता है और उसके जीवन को भयक्रांत करता है। तो इसमें क्या क्या इसने ये कहा कि होब्स के अनुसार प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध प्रतिरोध का, यानी जो राजा है उसके विरोध जाने का प्रावधान है, अधिकार है, लेकिन कब है? वो जब राजा जो है अपनी प्रजा की सुरक्षा नहीं कर पा रहा हो और उनके जीवन को भययुक्त बना रहा हो, उनको डरा के धमका के रखे, तो वो उसके राजा के या राजतंत्र के विरुद्ध जा सकते हैं, क्योंकि होब्स जो है राजतंत्र के समर्थक थे। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन होब्स से नहीं जोड़ा जा सकता? तो इनमें से कौन सा कथन है जो होब्स से नहीं जोड़ा जा सकता? मनुष्य प्रकृति से स्वार्थी है और अन्यथा हो ही नहीं सकता। ये बात राइट है, वो स्वार्थी बताता है मनुष्य को, लालची कहता है, वो इसको धन दौलत अर्जित करने की लगी रहती है। प्राकृतिक अवस्था में शिक्षा मनुष्य को समाज के लिए उपयुक्त बनाती है, ये इससे नहीं जोड़ा जा सकता, ये गलत है। वो नेचुरल उससे तो मानता ही, आर्टिफिशियल मानता है हर चीज़ को। मनुष्य स्वयं के लिए वो सारी खुशी ला सकता जो वो चाहता है, ये राइट है। वही यही तो कहता है कि मनुष्य लालची और अपने लालच को पूरा करने के लिए वह जीता है। वो सारी चीज़ों की डेवलपमेंट ही मनुष्य इसलिए करता था कि वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सके। समस्त राज्य भक्ति सहमति पर आधारित होती है, राइट। तो आंसर भी हमारा राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं जोड़ा जा सकता। फिर है 6th क्वेश्चन, निम्नांकित विचारों में से किस विचारक के ने होब्स को बर्जुआ बाजार समाज के इतिहास के रूप में चर्चित करते हुए उसके प्राकृतिक व्यक्ति को उखड़ा हुआ मनुष्य बताया है? तो किसने बताया बर्जुआ बाजार के इतिहास के रूप में प्राकृतिक व्यक्ति को उखड़ा हुआ मनुष्य? तो ये बताया है बच्चों सीबी मैकफेरन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होब्स के विचारों के संदर्भ में दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही कथन देखना इसमें। राज्य एक कृत्रिम संस्था है, हाँ वो कृत्रिम मानता है इसको, प्राकृतिक तो मानता ही नहीं, आर्टिफिशियल कहता है। राज्य प्राकृतिक है, नहीं प्राकृतिक जब मानता ही नहीं हो, तो इससे आप थोड़ा आंसर को एलिमिनेट कीजिए, सेकंड नहीं होगा,
तो आंसर बी कट गया। फर्स्ट होगा क्योंकि करी तरह मानता है तो ए, तो थर्ड डी भी कट गया। ए किस किस में है, ए में और सी में। तो फोर्थ और थर्ड देखना है। उसका दर्शन भौतिक शास्त्र से प्रभावित है, राइट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो भौतिक शास्त्र, ज्यामिति और साइकोलॉजी सबको साथ लेके चलता है। मानव को केवल वस्तुएं आकर्षित करती है, विकर्षित नहीं। नहीं, ये गलत है, विकर्षित भी करती है। तो आंसर हमारा राइट हो जाएगा सी। 1 और 3 जो है ओब्स के बारे में सही कथन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता को कानून की चुप्पी, साइलेंस ऑफ द लॉ के रूप में परिभाषित करता है। किसने बोला कि कानूनों की चुप्पी स्वतंत्रता क्या है? कानूनों की चुप्पी है, यानी विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। ये थॉमस होब्स ने बोला था। किसने बोला था? थॉमस होब्स ने। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसके मेन कोट्स में कि विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। तो उसने इसको थोड़ा सा रोटेट करके पूछ लिया है कि कानून की चुप्पी, यानी कि जो कानून, जो संविधान जो हम बनाते हैं, विधि का विधान जिसे कहते हैं, तो यानी विधि का विधान का मतलब भी कानून ही हो गया। वो हो गया नेचुरल तरीके से। अब विधि क्या है? जो प्राकृतिक तौर से कानून डेवलप हुए हैं। कानून, जो ये कानून पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, ये हैं मैन मेड, जो हमने बनाए हैं। तो इन सभी का चुप रहना ही स्वतंत्रता है, यानी उनका अगर आप कानून तोड़ भी दे तो आप गलत नहीं हो, कानून से ही कुछ गलती हुई है, कानून ही गलत है। फिर है, होब्स ने स्वतंत्रता को लेवाइथन के प्रतिरोध की अनुपस्थिति के रूप में वर्णित किया है। प्रतिरोध से उसका तात्पर्य क्या था होब्स का? जो स्वतंत्रता को लेवाइथन के प्रतिरोध के रूप में उसने यूज किया उसको, तो गति की आंतरिक बाधाएं नहीं, गति की बाहरी बाधाओं के बारे में। आंतरिक तो इंटरनल, इंटरनल तो क्या देखा? तो बाहरी स्ट्रक्चर था कि भाई ऐसे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये करने से ये गलत होगा, ये फाइन लगा दो, ये कर दो। वो इन चीज़ों के प्रति उसको उतारता है, उसके विपरीत। फिर है, थॉमस होब्स की नामांकित बुकों में से किसका एक और शीर्षक द मैटर, फॉर्म एंड पावर ऑफ ए कॉमनवेल्थ एक्लोजिस्टिकल एंड सिविल है? तो इतना बड़ा नाम है और थॉमस होब्स की पुस्तक है, तो वैसे ही आपको याद होना चाहिए। शायद ही किसी थिंकर की इतनी बड़ी उसमें आया है शीर्षक जो है। और बाकी द मैटर, फॉर्म, पावर, ये सारी चीज़ें होब्स ही करता है। पावर के बारे में लॉक भी करता है, लेकिन होब्स ज़्यादा करता है। तो ये लेवाइथन का शीर्षक है ये, और उसकी मेन बुक ही लेवाइथन है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से विचारकों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति की संस्था विद्यमान नहीं थी? तो किन किन के विचारों में जो है प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति की संस्था विद्यमान नहीं है? थॉमस होब्स, जॉन लॉक, जे जे रूसो। तो संपत्ति को होब्स तो मानता है संपत्ति होनी चाहिए, इंसान लालची है, लेकिन जॉन लॉक और रूसो नहीं वो करते। तो आंसर बी हमारा राइट हो जाएगा। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। 1 ही महीना रह गया बच्चों, सभी को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, सभी का तैयारी अच्छे से होगी। अपना अपना करने से कभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाता ही रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है, जिसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है? यानी कि जो लाइफ है, पूरे जीवन मनुष्य जो है, ये मनुष्य हो गया आपका। जो मनुष्य जो है, ये इसको एक छोटी चीज़ मिल गई, फिर ये इससे बड़ी के लिए भागेगा, फिर और बड़ी के लिए, तो ऐसे निरंतर चलता ही रहेगा। और इसका एंड कब होगा? जब मनुष्य डेड हो जाएगा। तो ये किसने बोला है ऐसा? तो ये होब्स ने बोला है, क्योंकि वो शक्ति की बात करता है और शक्ति के साथ ही चलता रहता है। फिर है, मिलान करने सूची 1 और सूची 2 के विचारकों के साथ। ए पे होब्स, अनुपातिक प्रतियोगिता, लोकप्रिय संप्रभुता, रूसो सैद्धांतिक शासन, निरंकुशतावाद। तो इसमें से आप राइट चिंतक को देखें और विचार देखें कि होब्स क्या कह रहा था। होब्स को देखो, पहले तो होब्स ही पढ़ रहे हैं हम।
होब्स निरंकुशतावाद की बात करता है। संविधान के तो वो करता ही नहीं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, लोकप्रिय संप्रभुता, इन सब की बात करता ही नहीं। तो ए का 4 किस किस में है? एक ही में है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एक बार मैच करके देख लेते हैं। बी लोक बोलते हैं संवैधानिक शासन के बारे में, और रूसो लोकप्रिय संप्रभुता की बात करते हैं, और जॉन स्टुअर्ट मिल जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं कि सबको इक्वली शासन करना चाहिए, सबको इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट हो। नेक्स्ट देखते हैं, लेवियाथन पुस्तक के निम्नलिखित अध्यायों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये लेवियाथन के अध्याय हैं। तो ऑफ सेंस, ऑफ इमेजिनेशन, ऑफ रीजन एंड साइंस, ऑफ स्पीच। तो इसमें पहले तो ऑफ सेंस आएगा आपका फर्स्ट, ठीक है, फिर ऑफ इमेजिनेशन, फिर ऑफ स्पीच, और फिर ऑफ रीजन एंड साइंस। तो 1 2 4 3 ये आंसर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस रचना में निम्नलिखित कथन संबंधित कानून उसे व्यक्ति का आदेश है जिसका बोध आज्ञा पालन के तर्क में निहित है? तो ये किसका कथन है बच्चों? तो ये कथन है डी सीवे का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह दावा किया है कि राजनीति का विज्ञान उससे पूर्व का नहीं है? तो राजनीति का विज्ञान है उससे पहले का नहीं है। तो ये किसने दावा किया है? यह दावा किया है होब्स ने। थॉमस होब्स के चिंतन में जो तत्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को समझौता करने के लिए प्रेरित करते हैं वह क्या क्या है? यानी कि मनुष्य जब किसी चीज़ का समझौता करता है, यानी सेटिस्फाई होता है या किसी चीज़ के आप ये लगा एडजस्टमेंट करता है, तो वो कौन सा ऐसा प्राकृतिक अवस्था है, कौन सा ऐसी नेचुरल फॉर्म है जिसके कारण वो ऐसा करता है? तो उस क्या कारण बताया है उसने? संपत्ति का उदय, अराजकता, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना, समानता की कामना। तो समझौता करने के लिए अराजकता को थॉमस होब्स राइट मानता है कि नेचुरल ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को समझौता करने पर विवश करती है। फिर है, मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति या इस जनसभा को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूँ कि तुम भी अपने अधिकार इसको सौंपोगे और इस तरह उसके सभी कार्यों को स्वीकृति दोगे। ये किसने बोला है? तो ये बोला है थॉमस होब्स ने। यानी मैं किसी आदमी को अपनी जो अपनी अवस्था या अपनी जो सारी चीज़ें वो तभी उसको अपने ऊपर अधिकार करने दूंगा किसी को जब मैं उसके ऊपर अधिकार करूंगा या मेरी जितनी भी कंडीशंस है वो सारी मान लेगा। फिर है, थॉमस होब्स के लिए फेलिसिटी का अर्थ क्या है? तो थॉमस होब्स फेलिसिटी का अर्थ क्या है? फेलिसिटी वो आनंद को तो नहीं कहते, वो उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है को पाने का निरंतर सफलता को फेलिसिटी बोलते हैं। यानी कि आपने आज कुछ सोचा कि आपका नेट क्लियर हो जाए, पहले आप तैयारी करते हो नेट क्लियर करने की, अच्छी तैयारी होने लगती है, फिर आप सोचते हो कि नहीं जेआरएफ भी हो जाए। फिर अगर जेआरएफ भी होने लगती है, बढ़िया तैयारी है, अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी ऐड हो गया है, तो आप सोचते हो कि जल्दी से अगर मैं कर लूँ क्लियर, साथ के साथ जॉब असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकल जाए, मैं इतना पीएचडी करूँ या इंटर्न हो तो उसमें जॉब मिल जाए। तो इसको फेलिसिटी बोलता है। यानी कि समय समय पर जो इच्छाएं बढ़ती रहती है और उनको पाने का आप सफल प्रयास करते रहते हैं। तो प्रयास करते रहिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आप लोगों के लिए वो कार्य करेंगे। फिर है, थॉमस होब्स के संविदा सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अपने उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए गए कूट पर आधार कीजिए। चलो पढ़ते हैं। थॉमस होब्स प्राकृतिक अवस्था को पूर्व सामाजिक पूर्व राजनीतिक के रूप में रेखांकित करते हैं। जो नेचुरल फॉर्म है उसको पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक के रूप में रेखांकित करते हैं। यानी वो मानते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है, जो पॉलिटिकल साइंस है, वो उनके जन्म के बाद बनी, यानी उनकी स्टडी के बाद पॉलिटिकल को पॉलिटिकल साइंस बोला जाने लगा है। उसको साइंस की संज्ञा उन्होंने दी है। और उससे पहले की जो भी राजनीतिक सामाजिक था वो पूर्व की है, पहले की, अपने जन्म की सारी चीज़ों को पूर्व में कर देता है।
ठीक है, ये ठीक कथन है उनका, वो बोलते हैं इसके बारे में। फिर होब्स के अनुसार कुछ ही व्यक्तियों में आत्म संरक्षण के मूलभूत प्रत्यय होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं कहते होब्स। आत्मसमर्पण कहाँ, वो तो व्यक्ति को चाहते ही नहीं कि वो करें। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दयनीय, प्रिय, पशुवत और संक्षिप्त था। राइट बात है कि नेचुरल फॉर्म में अगर मनुष्य रहेगा तो वो जानवर की तरह रहेगा, लोग भी ऐसा ही बोलते हैं। और आर्टिफिशियल जो उसने राज्य को बताया, वो कृत्रिम बताया है, वो अपने सुख सुविधाओं को अपने अनुसार करेगा। तो फिर थॉमस होब्स का यह मानना है कि यदि संप्रभु द्वारा व्यक्ति के आत्म संरक्षण के अधिकार को बाधित किया जाए तो व्यक्ति उसकी आज्ञा पालन से इनकार कर सकता है। अभी बोला था होब्स ने ऊपर कि ये मैं तभी आपको अपने ऊपर अधिकार करने का वो दूंगा जब आप मेरी सारी कंडीशन मानेंगे। अगर आत्म संरक्षण के अधिकार को बाधित ही हो गया तो वो उसकी सारी आज्ञा पालन को इनकार कर सकता है। तो इसमें सेकंड नहीं है बस, तो सेकंड 1, 3, 4 किसमें बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, थॉमस होब्स के सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत का सार तत्व है। तो थॉमस होब्स का जो सामाजिक अनुबंध था उसमें था कि सभी लोगों को संप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉमस होब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? शक्ति प्राप्ति की इच्छा हिंसा की ओर प्रेरित करती है, ये तो है संबंधित। वो तो मानते हैं इस चीज को कि अगर आप में लालच है, आप पावर गेन करना चाहते हो तो हिंसा तो होगी। मनुष्य की जीवन एकाकी था, हाँ ये भी कहते हैं मनुष्य पहले जानवर तरह एकांत जीवन व्यतीत करता था। प्राकृतिक कानूनों की कुछ खास असुविधाओं को समाप्त करना, ठीक है। सामाजिक समझौता करोगे तो जो नेचुरल कुछ चीज़ें उनको छोड़ना ही पड़ेगा। सत्ताधारी के विरुद्ध विद्रोह करना, नहीं नहीं, ये नहीं है नेचुरल सामाजिक समझौते में। तो आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौता सिद्धांत के तीनों प्रतिपादक होब्स, लॉक और रूसो की इस बात पर सहमति है कि किस बात पर सहमति है कि राजनीतिक शक्ति जनता से प्राप्त होती है। राजनीतिक शक्ति जो है जनता से प्राप्त होती है। आप लोगों के बिना कोई मंत्री, कोई नेता, कोई कुछ नहीं कर सकता, नहीं बन सकता। पब्लिक इज द मेन पावर ऑफ एवरी स्टेट और एवरी नेशन। थॉमस होब्स के बारे में किसने यह लिखा है? होब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है। जो होब्स का समझौता है, सामाजिक समझौता है, वो प्रजाजनों के बीच होता है। तो ये लिखा था एविंस्टीन ने। फिर है, होब्स के अनुसार अनुबंध हुआ था। क्या अनुबंध हुआ था भाई होब्स के अनुसार? जनता व लेवियाथन के बीच अनुबंध हुआ था? नहीं। समाज व लेवियाथन के बीच हुआ था? समाज और लेवियाथन के बीच भी नहीं हुआ। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों के बीच हुआ था कि जो नेचुरल तरीके से रह रहे थे, जिनको वो पशु के समान मानता था, तो उन्होंने नेचुरलिटी को, कुछ चीज़ों को छोड़कर समाज में रहने के लिए सामाजिक समझौता करना पड़ा, जिससे वो राज्य के निर्माण हुआ। फिर है, होब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का क्या अर्थ है? तो कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है संप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होब्स प्रथम आधुनिक विचारक हैं जिसने राज्य को विधित हितों का संबंध करता माना है। इसमें वह उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन थे बच्चों वेपर के। आधुनिक विचारक माना होब्स को वेपर ने। फिर है, होब्स का राजनीतिक दर्शन आधारित है, उनके किस बात पर आधारित है उनकी? तो वो है मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक विज्ञान पर। तत्व मीमांस पर वो बात नहीं करते, एटम अणु पर। अणु पर कौन बात करता है? एटम, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। एटम या उसको कौन मानते हैं कि मनुष्य जो सिर्फ एक एटम के समान है। थॉमस होब्स ही कहते हैं
कि जो सब चीज़ें आर्टिफिशियल हैं और सब एक मॉलिक्यूल की तरह और उसमें एटम्स की तरह मनुष्य काम करते हैं। राज्य एक मॉलिक्यूल की तरह और कुछ नहीं, आर्टिफिशियल है सारी चीज़ें। तो कथन है, ऑक्सफोर्ड का कहना है कि ऑक्सफोर्ड कौन था बच्चों? ऑक्सफोर्ड वो था जिसने लेवियाथन का पूर्ण समर्थन किया था ऑक्सफोर्ड में। और उन्होंने क्या बोला था कि अंग्रेजी की सबसे अच्छी रचना है अंग्रेजी भाषा में, तो वो लेवियाथन है। ऑक्सफोर्ड का कहना है कि होब्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाला सबसे महान राजनीतिक चिंतन है, क्योंकि इंग्लैंड से थे तो इसलिए बोलते हैं। और तर्क क्या देते हैं? कोई अन्य चिंतक उसके दार्शनिक आधार पर विचार की स्पष्टता की बराबरी नहीं कर सकता। तो ये दोनों ही चीजें सही हैं। होब्स के अनुसार केंद्र बिंदु सत्ता है, न कि अधिकार। केंद्र जो सेंटर जो है वो सत्ता है, अधिकार नहीं है सेंटर, क्योंकि सत्ता और अधिकार में एक अंतर्हीनता टकराव होता है। तो इस वजह से वो क्या होता है कि जो केंद्र बिंदु है वो सत्ता है और अधिकार साइड में है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थॉमस होब्स का तर्क है कि राज्य के बिना नैतिकता, न्याय, उपयोग तथा सभ्यता नहीं बने रह सकते। ठीक बात है। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति का उपयोग अपने मन चाहे ढंग से करने की स्वतंत्रता है। वो यही तो बोलता है कि जानवर की तरह। क्यों कहता है कि जब जी करा, जब उसका मन किया उसने किसी चीज़ को मार दिया, कहीं पे छुप गया, कहीं पे खा लिया, पी लिया, कैसे भी रहा, तो नेचुरल फॉर्म में मनुष्य जो है अपने मन चाहे ढंग से कार्य करता है, इसीलिए उसको स्वतंत्रता बोला है। मानव स्वभाव प्राथमिक रूप से आत्म संरक्षण, शक्ति, यश, संपदा तथा सम्मान चाहता है। ये भी राइट है। तो 1, 2, 3 ही तीनों ही राइट हो जाएंगे। फिर है, थॉमस होब्स ने लेवियाथन में यह तर्क दिया है कि एक संप्रभु की सत्ता सामाजिक संविदा के द्वारा गठित की गई है, जिसके समक्ष हर व्यक्ति ने स्वशासन की अपनी सत्ता को समर्पित कर दिया है। यानी ये क्या कहते हैं लेवियाथन में कि उन्होंने क्या कहा कि हर मनुष्य आज़ाद है, अपने विचार, अपनी चीज़ें, अपनी संपत्ति सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसने सामाजिक होने के लिए, एक राज्य निर्माण करने के लिए अपनी सेल्फ जो इंडिपेंडेंस थी वो खो दी कि भैया आप सब कुछ करो। तो वो उन कानूनों में, उस दायरे में बंद कर रह गया है। उन्हें समझौता कर लिया है प्राकृतिक तौर से सामाजिक तौर पर आने के लिए। तो ये ठीक बात है। इसका तर्क क्या देते हैं? मनुष्य ने पाया कि उन्होंने प्राकृतिक अवस्था में जिस तरह से अपने जीवन को सामूहिक रूप से विनीत किया था, अब नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें ही राइट हैं। नेक्स्ट है, होब्स के अनुसार व्यक्ति सार्वभौम शासक का प्रतिरोध कर सकता है यदि उसका शासक उसे सुरक्षा प्रदान करने में असफल हो। अभी आपको बता था कि कब प्रतिरोध कर सकता अपने शासक का या राजा का? जब वह उनकी सुरक्षा करने में असफल हो और उन्हें भययुक्त रखता हो, कि उन्हें डरा धमका कर रखते हों। होब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है। क्यों कहा गया होब्स को व्यक्तिवादी? क्योंकि वह उसका सारा दर्शन राज्य के में व्यक्ति की सुरक्षा पर केंद्रित है। उसका जो सारा दर्शन है, जो उसकी थिंकिंग है, वो सारी क्या है? इन व्यक्ति को सुरक्षा पर सेंट्रलाइज है। फिर है, होब्स के अनुसार जब व्यक्तियों द्वारा संप्रभु की स्थापना की जाती है, उस स्थिति में आधारभूत प्रयोजन है। तो उस स्थिति में आधारभूत प्रयोजन क्या है? शासन की प्राथमिक शक्तियों को अंकित करना नहीं, प्राकृतिक कानूनों का अनुपालन। वो तो अगर वो संप्रभु को छोड़ेगा तो प्राकृतिक कानून तो छोड़ने पड़ेंगे उसको। व्यक्ति के भौतिक विकास की संभावनाओं का विस्तार, ये होता है लेकिन इतना वो नहीं है कि आधारभूत परियोजना कहीं। शांति और सुरक्षा की स्थापना, क्योंकि वो जो चाहता था अपने स्टेट में कि शांति और सुरक्षा बनी रहे, कि सबकी सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी है। और इसी के चलते उनके आलोचकों ने यह भी कहा कि होब्स के जितने विचार हैं वो सारे हाइपोथेटिकल हैं, यानी सारे सिर्फ काल्पनिक हैं, सिर्फ उनकी सोच है, ऐसा रियलिटी में नहीं हो सकता। फिर है, होब्स के लेवियाथन में व्यक्तिवाद के मूल का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण क्या है? तो सबसे सर्वोत्तम स्पष्टीकरण क्या है बच्चों? चूंकि यह स्थिति सर्वनिमित्त है,
मनुष्य उसे श्रेष्ठ विकल्प के निर्माण का प्रयास करेगा। आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब होब्स ने अपनी पुस्तक लेवाइथन में विभिन्न प्रकार के कितने प्राकृतिक कानूनों शांति धाराओं का उल्लेख किया है। जो लेवाइथन बुक थी उसमें कितने कानून और शांति धाराएं थी इनका उपयोग किया था, तो उसमें 19 थी बच्चों। आंसर बी राइट हो जाएगा। थॉमस होब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। होब्स का समझौता सामाजिक है, साक्य नहीं, ये तो ठीक है। होब्स का समझौता राजा और प्रजा के मध्य हुआ, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। होब्स का समझौता जो है राजा और प्रजा के बीच में नहीं हुआ था। होब्स ने समझौता तो नेचुरल और सामाजिक उसमें विधि में किया था। फिर है, थॉमस होब्स के चिंतन में संबंध में सही कथन का चयन करना है। मनुष्य निरंतर सक्रिय रहने वाला प्राणी है, राइट बात है। होब्स ने अपने आप को राजनीतिक के विज्ञान का प्रवर्तक घोषित किया है, ठीक है, ये भी उन्होंने ये तो बोला है। नागरिक शासन की रचना घड़ियों के तुल्य है, ये भी ठीक है। तो आंसर डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस होब के चिंतन में संबंध में निम्नलिखित में से असंगत कथन को पृथक कीजिए। होब्स के अनुसार राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है, राइट। वो यही तो कहते हैं कि व्यक्ति साध्य है, व्यक्ति सिर्फ अपने काम को पूरा करने वाला है। उसने अपने काम के अपनी जरूरत के अनुसार ही राज्य को बनाया है, इसलिए राज्य को आर्टिफिशियल कहता है कि वो सिर्फ उसकी एक जरूरत को पूरा करने का साधन है। थॉमस होब्स के अनुसार राज्य साधक है, व्यक्ति साधना नहीं, ये गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी, क्योंकि ये उल्टा हो गया है। नेक्स्ट है, कथन 1, होब्स के अनुसार संपूर्ण प्रकृति की व्याख्या यांत्रिक दृष्टि से की जा सकती है। और ये टाइपिंग में थोड़ा हो गया बच्चों। फिर है, मानव प्रकृति पर भी यही बात लागू होती है। होब्स गैलीलियो से प्रभावित थे इस बात से। तो होब्स गैलीलियो से प्रभावित भी थे और यह कथन भी ठीक था कि जो यांत्रिक दृष्टि की जो व्याख्या है वो होब्स के अनुसार प्रकृति से की जा सकती है, क्योंकि मानव भी प्राकृतिक है। फिर है, होब्स ने आत्म संरक्षण का सिद्धांत ह्यूगो ग्रोशियस से लिया है, ठीक। कार्ल मार्क्स आखिर हम सबका पिता थॉमस होब्स हो, तो ये दोनों वतन ही ठीक है। कार्ल मार्क्स ने ऐसा बोला कि आखिर हम सबका पिता थॉमस होब्स होता तो। फिर है, होब्स का राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। तो होब्स का जो राजनीतिक दर्शन है वो किस चीज़ पर आधारित है? वो दैनिकतावाद भौतिकतावाद पर नहीं, वो वैज्ञानिक भौतिकवाद पर आधारित है। फिर है, होब्स का लेवाइथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, यह कथन किसने कहा था? तो सबसे श्रेष्ठ मैंने आपको बताया था, सबसे श्रेष्ठ कौन बोलते हैं उसको? माइकल ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड में इनकी तारीफ भी करते हैं इस चीज़ की। फिर है, होब्स ने शासक को निरंकुशता को उचित सिद्ध किया है, किस आधार पर किया शासक की निरंकुशता को? तो वो करते हैं कि राजा एक शाही व्यक्ति होता है, शाही तो होता है, इसकी बात को निरंकुशता से कोई नहीं, राजा को जनता से चुना है। मानव प्राकृतिक देवेशपूर्ण तथा झगड़ालू होती है, मानव प्रकृति जो है द्वेषपूर्ण और झगड़ालू होती है, इसलिए शासक को निरंकुशता की उचित सिद्ध किया उसने। फिर है, यदि लेवाइथन इतिहास के मूलभूत सिद्धांत के रूप में निरुपयोगी है, यह राजनीतिक सिद्धांत के रूप में निष्फल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सीबी मैकफर्सन का। नेक्स्ट है, होब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था पर विचार कीजिए। जो प्राकृतिक अवस्था होब्स के द्वारा थी उस पर विचार किया था होब्स के। यह समझौते से पूर्व की अवस्था है, राइट। वो ये कहते हैं ना कि जो प्राकृतिक और सामाजिक समझौता उससे पूर्व की अवस्था है प्राकृतिक अवस्था, तो यह समाज पूर्व भी है तथा राज्य पूर्व भी है। वो सारी चीज़ों को अपने जन्म से पहले की जितनी सबको पूर्व बोलता है। इसमें शक्ति ही सत्य है, वह वाला मत्स्य न्याय है।
यानी कि जो समुद्र में होता है जिसके पास पावर है वही टिक पाएगा। इस अवस्था में कला व संस्कृति काफ़ी विकसित एवं परिपक्व थी। नहीं, यह चीज़ नहीं थी, क्योंकि उस समय तो वो मानता था कि मनुष्य जानवर के समान है। तो 1, 2 और 3 सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। फिर है होब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत से असंगत वाक्य की पहचान कीजिए। समझौता नागरिकों के मध्य है, राज्य व नागरिकों के मध्य नहीं। राज्य समझौते का परिणाम नहीं बल्कि उसका भाग है। नहीं नहीं नहीं, राज्य को समझौते का वही तो मानता है, उसका भाग थोड़ी मानता है। आंसर भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तक का मिलान करना है। पुस्तक है लेवाइथन, होब्स असमानता का उदय, लॉक, एमली। तो सही मिलान नहीं है, लॉक की द एमली नहीं है। आंसर सी राइट हो जाएगा। फिर है होब्स हम सब का पिता था। ये होब्स हम सब का पिता था किसने बोला था? अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, ये कार्ल मार्क्स ने बोला था। कार्ल मार्क्स के विचार थे ये। फिर है निम्नलिखित में से होब्स से संबंधित शब्दावली नहीं है। शांति की धारणाएं, कॉमनवेल्थ होब्स की है। संरक्षा का प्राकृतिक अधिकार भी होब्स का है। शांति की धारणाएं भी है। निरंतरता व जागृत प्रभुसत्ता, ये होब्स का शब्दावली में नहीं है, तो आंसर डी राइट हो जाएगा। फिर है मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विश्वास भंग व धर्मद्रोह भरा हो। यह कहकर लेवाइथन को जलाने वाला व्यक्ति कौन है? आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऑक्सफोर्ड में जब पढ़ रहे थे तो उस होब्स के जो कट्टर आलोचक थे उनमें सबसे श्रेष्ठ आलोचकों में नाम आता है इनका, तो ये है कैलेंड्रन। इन्होंने लेवाइथन को जला दिया था। राज्य के उद्भव के संबंध में होब्स, लॉक व रूसो को में क्या समानता है? तो इन सब में क्या है? ये राज्य उत्पत्ति का आधार है। होब्स को प्रथम व्यक्तिवादी किस विचारक ने कहा? ये होब्स जो है व्यक्तिवादी हैं। ये किस विचारक ने कहा? तो ये सेबाइन ने कहा है। फिर है किस राजनीतिक चिंतन को वैज्ञानिक राजनीति का जनक कहा जाता है? तो किस चिंतन को जो राजनीति का जनक कहा जाता है? तो ये होब्स को कहा जाता है बच्चों। क्लास थोड़ी लंबी चलती है बच्चों की, मैं सोचता हूँ जितने प्री वाईक्यू हो सकते हैं जिस भी थिंकर के वो सारे कवर हों। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बुक से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से लिए जाते हैं। तो आपको क्लास को पूरा देखा कीजिए, फिर आपका शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो उस थिंकर से छूट जाएगा। आपको उस थिंकर की डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप क्वेश्चंस को देखें। और ज़रूरी नहीं है कि जब मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ और आंसर देता हूँ तो आप भी जितना आपको उसके बारे में पता है, मैं जितने टाइम में आंसर करता हूँ आप उससे पहले आंसर करने की कोशिश कीजिए और अपने आंसर को मैच कर दीजिए साथ के साथ। होब्स की प्राकृतिक अवस्था क्या है? तो होब्स की प्राकृतिक अवस्था क्या है? शांति व सहयोग, ठीक है, ये तो करता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई, यह प्राकृतिक अवस्था है, वो मानता है। नेक्स्ट है होब्स, किसने होब्स को सर्वाधिकारवाद का प्रथम सिद्धांतकार घोषित किया है? तो कौन थे जिन्होंने सर्वाधिकारवाद का प्रथम सिद्धांतकार घोषित किया था होब्स को? वो थे जोसेफ वायलातो। अब कथन दिया गया है आधुनिक महान दार्शनिकों में होब्स वास्तव में प्रथम है। आधुनिक दार्शनिकों में कारण है होब्स का दर्शन मानव व्यवहार और प्राकृतिक के वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर तो है ही, तो कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य और एक जवाहर सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है होब्स से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। होब्स असीम संप्रभुता का समर्थक है। राइट। प्राकृतिक संस्था नहीं, वो उसको मानता है कि आर्टिफिशियल है, आदमी ने बनाया है अपने चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो पहला रॉन्ग हो जाएगा, तो पहला काटो, उपरोक्त सभी भी कट जाएगा। 2 बच गए।
होब्स के अनुसार प्राकृतिक और राजनीतिक जगत मूलतः ही अंतर हैं। हाँ, वो सिर्फ उनको एक इंस्ट्रूमेंट के उसमें मानता है। तो आंसर 2 और 3 राइट हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से सीबी मैकफर्न्स का कौन सा कथन थॉमस होब्स के बारे में सही है? मैकफर्सन ने होब्स की विचारधारा को स्वतः बोध व्यक्तिवाद कहा है। व्यक्तिवाद तो इन्होंने ही बोला, मैकफर्सन ने बोला है होब्स को। इनका मत है कि होब्स शक्ति राजनीति का विधान पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति था। पावर की तो बात करते हैं, शक्ति की। यह कहते हैं कि प्राकृतिक मनुष्य की होब्स की तस्वीर बस एक नए बुर्जुआ सामाजिक अवस्था की विशेषता को प्रदर्शित करती हैं। तो ये तीनों कथन ही राइट है, तो आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डेविड ह्यूम होब्स के राजनीतिक विचारों संबंधी चिंतन को मानते हैं। क्या मानते हैं वो? तो वो मानते हैं अत्याचार को प्रोत्साहन करने वाला विचार जो है होब्स का मानते हैं। फिर है होब्स के राजनीतिक चिंतन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले होब्स ने अपने राजनीतिक चिंतन के में अरस्तुवादी व मध्ययुगीन दोनों अवधारणाओं को नकार दिया। ठीक है। होब्स अरस्तु के विपरीत होब्स मानव की प्रकृति सामाजिक नहीं बल्कि व्यक्तिवादी, अहिंसावादी और सर्ववादी मानते हैं। ठीक है। होब्स एलिमेंट्स ऑफ लॉ व लेवाइथन दोनों के प्राकृतिक अवस्था शब्द का प्रयोग नहीं करते, अपितु उसे मानव जाति की प्राकृतिक स्थिति का शब्द का प्रयोग करते हैं। होब्स व्यक्ति की 3 मूल प्रवृत्तियों प्रतिस्पर्धा, भय व कीर्ति मानते हैं। तो ये चारों ही ठीक है, आंसर डी राइट हो जाएगा। फिर है होब्स का सामाजिक समझौते के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो सामाजिक समझौते के बारे में होब्स क्या कहते हैं? होब्स का समझौता सामाजिक व राजनीतिक दोनों है। हाँ, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है। होब्स का समझौता सैद्धांतिक व तार्किक तो आवश्यक है, परंतु यह ऐतिहासिक व वास्तविक नहीं है। ये बोलते तो हैं उसको कि ये विचारों में सिर्फ जो इसके आलोचक हैं। फिर है होब्स के समझौते में राज्य समझौते का भाग है। नहीं, राज्य समझौते का भाग है ही नहीं। आत्म सुरक्षा के लिए ही तो व्यक्तियों ने आपसी समझौते करके राज्य का निर्माण किया था। हाँ, ये ठीक है। उसने ये तो बोला था कि रक्षा होनी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी पहले है। तो 3 को काट दो, तो आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होब्स के प्रभु सत्ता संबंधी विचारों पर विचार कीजिए। होब्स संप्रभुता का प्रचंड समर्थक है। उसकी प्रभुसत्ता का आधार है सामाजिक संविदा, राइट। होब्स के अनुसार संप्रभुता सभी विध्यात्मक कानूनों का स्रोत है। होब्स ने शासन प्रणालियों का अंतर इस बात पर आधारित है कि प्रभुसत्ता का निवास कहाँ है। होब्स का प्रभुत्व संपन्न शासक निरंकुश है। तो ये सभी क्वेश्चन राइट हैं। होब्स के नागरिक कानून संबंधी कथनों पर विचार कीजिए। एक है ना, आप लोग ये देखिए कि ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है और कथनों पर विचार है, यह चीज़ है, और उसमें आंसर डी में उपरोक्त सभी है, तो 8 आउट ऑफ 10 आंसर डी ही करेक्ट होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सेबाइन होब्स के चिंतन में व्यक्तिवाद का तत्व पूर्ण रूप से आधुनिक है। सेबाइन कहते हैं डनिंग होब्स के सिद्धांत में राज शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी मूल आधार पूर्णतः व्यक्तिवादी है। जेगोरिन होब्स के दर्शन में हमें जो मिलता है वह अतिक्रमणवाद के प्रत्येक रूप का निषेध है। प्रोवाहन होब्स के प्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके परुस्थाई सर्वोच्च शक्ति उसे व्यक्तिवाद का आवश्यक रूप कहते हैं। नहीं, ये गलत है, डी असत्य है। नेक्स्ट है होब्स की कौन सी रचना को पार्लियामेंट्री कमेटी में नास्तिकता की सबसे जहरीली रचना बताया है? ये ध्यान देने वाली बात है कि भाई इनकी एक रचना जिसको नास्तिकता की सबसे जहरीली रचना के रूप में बताया गया है।
तो वो थी द लेवियाथन। इनके ये कोट याद रखो, ये लाइन याद रखो कि किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर है होब्स के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें मैंने आपको बताया ही है कि होब्स का यांत्रिक भौतिकवाद मार्क्स के द्वंद्ववाद भौतिकवाद से अलग था, राइट। होब्स विश्वविद्यालयों को विभाजनकारी विचार केंद्र मानते थे, यानी वो मानते थे कि यहाँ पे डिवाइड एंड रूल यानी विभाजन करना सिखाते हैं, इसीलिए तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड का विरोध किया था। होब्स का राज्य व्यक्ति, होब्स में ऑक्सफोर्ड में ही पढ़े थे होब्स। होब्स का राज्य व्यक्तियों की तृष्णापूर्ति का साधन है, वह कोई साध्य नहीं, किंतु इस साधन को वह निरंकुश सत्ता का प्रदान करता अनिवार्य मानते हैं। होब्स के अनुसार प्राकृतिक विधि व प्राकृतिक अधिकार में वही अंतर है जो स्वतंत्रता व उत्तरदायित्व में है। तो आंसर डी राइट। फिर है होब्स की निम्नलिखित कृतियों में के प्रकाशन का आरोही क्रम है। तो होब्स की जो बुक्स है उनका आरोही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ लॉ आएगी, मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स ऑफ लॉ इनकी सबसे पहली बुक थी। फिर आएगी डी साइफ, फिर आएगी लेवियाथन, फिर आएगी बेमाथ। तो 1 3 2 4 आंसर ये जो हमारा राइट हो जाएगा। फिर है सही कथन नहीं है लेवियाथन के संदर्भ में। लेवियाथन में उच्च श्रृंखला सिद्धांत लिविड प्रिंसिपल है, ठीक है। लेवियाथन पोप की भाषणबाजी व पोप लीला का षड्यंत्र है, यह क्रामवेल की चापलूसी में लिखा गया है। कैंड्रिल। होब्स मालवीर का शैतान है, कावले ने बोला है। नास्तिकता की सबसे जहरीली रचना माइकल ऑक्सफोर्ड। नहीं, माइकल ऑक्सफोर्ड तो इसके समर्थक हैं, तो यह गलत हो जाएगा, यह कथन सही नहीं है। माइकल ऑक्सफोर्ड तो वही तो थे जिन्होंने लेवियाथन के फेवर लिया था कि इंग्लिश का सबसे अच्छा अगर कोई रचना है तो वो लेवियाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस होब्स की अध्ययन पद्धति पर विचार संबंधित नहीं है, पद्धति से विचार संबंधित नहीं है। अरस्तु के सार व तत्व फॉर्म एंड मैटर से प्रभावित प्रयोजनवादी पद्धति, नहीं, अरस्तु से के विपरीत थे, तो आंसर यही हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सही मिलान नहीं है। वैज्ञानिक भौतिकतावाद थॉमस होब्स, राइट है। नवोदात्मक भौतिकतावाद कार्ल मार्क्स। नवोदात्मक चेतनावाद हेगल। यांत्रिक आशीर्वाद थॉमस होब्स, नहीं, ये गलत हो जाएगा। यांत्रिक आदर्शवाद के नहीं, वो वैज्ञानिक भौतिकतावाद के थे। होब्स की निरंकुश संप्रभुता के संदर्भ में यह किसने कहा कि यह विचार ऐसा है कि जैसे यह सोचना कि मनुष्य इतने मूर्ख हैं कि वे बिल्लियों व लोमड़ियों द्वारा भी जाने वाली शरारतों से तो बचना चाहते हैं, लेकिन एक शेर द्वारा खाए जाने में संतुष्ट रहते हैं। यानी कि अगर बिल्ली और लोमड़ी आपको कुछ परेशान करे तो उससे वो आप बचना चाहते हो, लेकिन अगर एक शेर आपको मार के खा जाए तो वो आपके लिए संतुष्टिजनक है। तो ये जॉन लॉक ने बोला है। होब्स की विचार प्रणाली में से संगत कथन नहीं है, नहीं बताना बच्चों। प्राकृतिक अवस्था शांति की धारणाओं के कारण सहयोग सहभागिता व शांति की अवस्था है, नहीं, यही नहीं है, आंसर यही राइट हो जाएगा। ये फिर से कथन है होब्स के बारे में। होब्स का राज्य व्यक्ति की तृष्णा और पूर्ति का साधन है, राइट है। यही तो कहता है कि इंसान ने अपनी पूर्ति को पूरा करने के लिए अपनी चीज़ों को जरूरतों को इसलिए राज्य का निर्माण किया है। फिर है सामाजिक समझौते का उद्देश्य व्यवस्था स्थापित करना है, राइट है। होब्स के अनुसार मृक्षम आधारित विचार तत्व सृष्टि का मूल तत्व है, ऐसा कुछ वो नहीं बोलते, तो आंसर सी राइट हो जाएगा। होब्स के कथन दिए गए प्राकृतिक विधि के बारे में, उसे आप लोगों को राइट बताना है। प्राकृतिक विधि सामान्य विधि है। अनुबंधनों के पालन का आधार कोई सामाजिक या नैतिक शक्ति नहीं है, राइट। लोग अपने द्वारा किए गए अनुबंधों का पालन करते हैं।
तो ये सभी ही ठीक है, आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। कथनों पर विचार कीजिए। प्रो वन, होब्स का संप्रभु संपत्ति सिद्धांत विपुल असामान्य है। डब्ल्यू टी जोन्स, होब्स ने एक निरंकुश व दानवी शक्ति के संगठन द्वारा वास्तव में राज्य ही समाप्त कर दिया है। सेबाइन, होब्स का संप्रभु एक निर्दयी, अनियंत्रित व निरंकुश और पूर्णतः वैधानिक व्यक्ति है। तो 1, 2, 3 ये तीनों ठीक मैच हैं। फिर है, किसने होब्स के प्राकृतिक अधिकार को शेर का अधिकार कहा है? यानी कि यही तो है कि नेचुरल उसमें कि शेर आपको मार के खा सकता है, तो आप लोग खुश हैं कि हाँ भी शेर ने खाया कम से कम। तो टी.एच. हेक्सले बोलते हैं इसके बारे में। होब्स के बारे में सही कथन बताइए। कावले ने होब्स को माल्समेरी का महाराक्षस कहा है। हाँ, कावले इसके आलोचक थे तो वो कहते हैं ऐसा, ठीक है ये। फिर है, जी.एस. कावका के अनुसार होब्स एक पक्का अहिंसावादी था। ये भी ठीक है। रूसो ने होब्स को नैतिक पतन का सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया। नहीं, ये नहीं, रूसो तो इसकी में थे, तो आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्य कथन बताइए। होब्स की गणितीय शैली, जिसके आधार पर उसने हर समस्या को प्रमेय कहा है, उसका समाधान इस प्रकार किया कि जैसे गणित के प्रश्न हल किए जाते हैं। तो साइंटिफिक और उसे मैथमेटिक तरीके से तो करता है, तो ठीक है कथन। होब्स ने भौतिक शास्त्र के नियमों के अनुरूप सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार के नियम निर्धारित किए। तो ये दोनों ही राइट हैं। होब्स को आधुनिक राष्ट्रीय राज्य का श्रेष्ठतम दार्शनिक कहा गया है। जो आधुनिक राज्य का सर्वश्रेष्ठ, वो तो किसने बोला है? सिवली ने। सत्य कथन बताइए। लास्की होब्स अद्वैतवाद का सम्राट है। लास्की बोलते हैं कि होब्स जो है अद्वैतवाद का सम्राट है, और सेवाइन बोलते हैं कि होब्स जो है व्यक्तिवादी व उपयोगितावादी थे। तो दोनों ही अपनी जगह ठीक थे, तो आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। फिर है, यह कथन किसका है कि होब्स का लेवाइथन मृत्यु ईश्वर मानवीय शक्तियों में महानतम है। लेवाइथन का शरीर अपनी प्रजा के शरीर से बना है, इसलिए व्यक्ति समाप्त नहीं है जो हो जाते, बल्कि अपनी पहचान बनाए रखते हैं। तो ये बोला था वोलिन ने कि व्यक्ति जो है, अपने शरीर अगर खत्म भी हो जाए तो वो व्यक्ति खत्म नहीं होता, वो बस दूसरा चेंज करके अपनी पहचान बनाए रखते हैं। होब्स की राज्य निर्माण की तर्क पद्धति पर का चरण सही क्रम में कीजिए। जो होब्स के राज्य निर्माण थी, तो उसके अनुसार करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? मानव स्वभाव, मानव आएगा, फर्स्ट पे ले लीजिए। फिर प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक अवस्था। फिर प्राकृतिक अवस्था आएगी कि कैसा नेचर है। उसके बाद आप प्राकृतिक अधिकार देखेंगे कि प्राकृतिक के क्या क्या अधिकार है, किन से आप पालन करते चलते हैं। फिर आएगा प्राकृतिक नियम, और फिर आएगा सामाजिक समझौता, और फिर कॉमनवेल्थ। तो 1, 2, 1, 4, 2, 3, 6, 5, 1, 4, 2, 3, 6, 5 सी आंसर राइट हो जाएगा। यह कथन किसका है कि जो प्रतिज्ञा पत्र तलवार की नींव पर टिके हों, वह कोरे शब्द का जाल है तथा मनुष्य की रक्षा में सर्वदा असमर्थ है। तो ये थे होब्स के। होब्स के नागरिक समाज में के बिना मनुष्य की स्थिति में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिए। प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के अधिकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने संरक्षण के लिए संसाधनों का न्यायाधीश है। राइट है। प्रकृति से सभी मनुष्यों का सभी चीज़ों पर समान अधिकार है। निम्नलिखित में से सही विकल्प है। तो ये दोनों ही राइट हैं।
तो दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति शब्दावली थॉमस होब्स से संबंधित नहीं है? व्यक्ति को किसी भी स्थिति में संप्रभु का विरोध करने का अधिकार नहीं था। भाई, जब उसको यह लगता था कि उसकी रक्षा नहीं हो रही, उसको भययुक्त रखा जा रहा, तो उसका विरोध कर सकता था, विरोध का अधिकार था। तो आंसर ए राइट हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन होब्स के दर्शन से संबंधित है? मानवीय इच्छा से में कुछ भी आध्यात्मिक या इंद्रजीतीय का समावेश नहीं होता। ठीक है, आप सोच लोगे तो उससे थोड़ी हो जाएगा, सोचने से आपके सारी चीजें हो गई। मन की स्थायी प्रशांति है, मन की स्थायी प्रशांति है, ये भी ठीक है ना? ये ठीक नहीं है भाई, बी को काटो। जीवन स्वयं में गति है, हाँ ये ठीक है। वो ये तो कहता है कि आप जरूरी नहीं हो कि आज आपको कुछ हो गया तो आपकी कहानी बिल्कुल नहीं, आपको नए जीवन मिल गया, फिर इस जीवन में आप ये सोचोगे, ये करोगे, वो करोगे, फिर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो जीवन स्वयं में गति है। फिर है, होब्स के संप्रभुता की मौलिक रचना के सिद्धांत का रोचक हिस्सा है। तो उसका रोचक हिस्सा है वह प्रक्रिया जिसका पालन किया गया है। होब्स का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किस पर बल देता है? तो होब्स का जो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत था वो किस चीज पर बल देता है? वो कानूनदाता पर बल देता है। फिर है, प्राकृतिक कानून और नागरिक कानूनों के मध्य अंतर स्पष्ट करके होब्स ने विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र की उपपद्धति की आधारशिला रखी, जिसे बाद में बेंथम और ऑस्टिन द्वारा विकसित किया गया। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सेबाइन का। यदि लेवियाथन इतिहास के मूलभूत सिद्धांत के रूप में निरुपयोगी लोक है तो यह राजनीतिक संविधानता के रूप में भी निष्फल है। यह किसका कथन है? यह C.I. वाहन का। होब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक समरूपक था। यह कथन किसका है? G.H. सेबाइन का। विवेक द्वारा जाना गया प्रकृति का कानून मानसिक अवधारणा या सामान्य नियम है जो मनुष्य को उन कार्यों को करने से रोका जाता है जो उसके जीवन के लिए हानिकारक है। यह कथन है होब्स का। होब्स की प्रतिकृति लेवियाथन कितने भागों में विभाजित है भाई? ये आपको याद रखना चाहिए, 4 भाग में डिवाइड है। और उसमें कितने कानून व्यवस्था वो बताई गई है? तो 19 बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस होब्स की प्रथम की पुस्तक लेवियाथन का मुख्य विषय क्या है? लेवियाथन का जो मेन विषय है वो क्या है? वो राजनीतिक दर्शन है। फिर है, थॉमस होब्स के अनुसार मानव की प्रकृति की मुख्य विशेषता क्या है? तो मानव प्रकृति रूप से कैसा है? आत्महित है, स्वयं का हित सबसे पहले सोचता है। थॉमस होब्स के सिद्धांत में सामाजिक संविदा की अवधारणा क्या है? तो सामाजिक संविदा क्या है? व्यक्तियों के बीच एक समझौता जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, सामाजिक संविदा है। थॉमस होब्स के अनुसार सरकार की मुख्य भूमिका क्या है? तो सरकार की मुख्य भूमिका क्या बताते हैं? सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखना। नेक्स्ट है, थॉमस होब्स की पुस्तक लेवियाथन को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? इसको किया गया था 1651 में, 1651 में। फिर है, थॉमस होब्स के राजनीतिक दर्शन का मुख्य केंद्र क्या था? तो होब्स के राजनीतिक दर्शन का मुख्य केंद्र था सुरक्षा और व्यवस्था। फिर है, थॉमस होब्स के अनुसार मानव जीवन की मुख्य विशेषता क्या है? तो मानव जीवन की मुख्य विशेषता क्या है? आत्महित, स्वयं के बारे में सबसे पहले सोचना। फिर है, थॉमस होब्स की पुस्तक लेवियाथन का प्रभाव किस पर पड़ा है? तो जो बुक थी लेवियाथन उसका प्रभाव पड़ा था राजनीतिक दर्शन पर। नेक्स्ट है, थॉमस होब्स के सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा क्या है? तो प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा है
एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्तियों के बीच युद्ध होता है। यानी नेचुरल में तो वो ये बोलता है ना कि मनुष्य जानवरों के समान है, तो वो आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। नेक्स्ट है, थॉमस होब्स के राजनीतिक दर्शन का मुख्य योगदान क्या है? तो राजनीतिक जो दर्शन है उसमें वो मोस्टली क्या करते हैं, सुरक्षा और व्यवस्था की अवधारणा के बारे में बात करते हैं। थॉमस होब्स के अनुसार सरकार की शक्ति का स्रोत क्या है? तो सरकार की जो शक्ति है वो सामाजिक संविदा है। थॉमस होब्स के अनुसार मानव प्रकृति की मुख्य विशेषता क्या है? आत्महित। थोड़ा सा ना बच्चों टेक्निकल इशू आ गया था, क्लास थोड़ी बैक हो गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थॉमस होब्स के सिद्धांत का मुख्य केंद्र क्या है? तो मुख्य केंद्र था सुरक्षा और व्यवस्था। फिर है नेक्स्ट है, थॉमस होब्स और कौटिल्य के सिद्धांतों में क्या समानता है? तो थॉमस होब्स और कौटिल्य की मुख्य समानता है, दोनों सुरक्षा और व्यवस्था पर जोर देते हैं। नेक्स्ट है, थॉमस होब्स और कौटिल्य के अनुसार सरकार की मुख्य भूमिका क्या होनी चाहिए सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने की? होब्स और कौटिल्य के सिद्धांतों में अंतर क्या था? तो अंतर था कि थॉमस होब्स व्यक्ति स्वतंत्रता पर जोर दिया, जबकि कौटिल्य ने राज्य की शक्ति पर जोर दिया। थॉमस होब्स और कौटिल्य के सिद्धांतों का मुख्य केंद्र क्या है? सुरक्षा और व्यवस्था। थॉमस होब्स का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो थॉमस होब्स का जन्म हुआ था 1588 में। फिर है, थॉमस होब्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो लेवियाथन जो है उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी। फिर है, थॉमस होब्स की पुस्तक लेवियाथन का प्रकाशन कब हुआ था? तो हुआ था 1651 में। फिर है, थॉमस होब्स की पुस्तक लेवियाथन का मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय था राजनीतिक दर्शन। थॉमस होब्स की अन्य प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? तो अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं डी सीवे और डी कॉपर। फिर है, थॉमस होब्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका माल्सबेरी में, इंग्लैंड में। और उस समय क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। थॉमस होब्स की शिक्षा कहाँ हुई है? तो उनकी शिक्षा हुई है, कहाँ हुई है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। और इन्हीं का इन्होंने विरोध किया है। थॉमस होब्स की पुस्तक लेवियाथन का पूरा नाम क्या है? लेवियाथन द मैटर फॉर्म एंड कॉमनवेल्थ एसोसिएट सिविल, आपको पता था कि सबसे बड़ा नाम है। फिर है, थॉमस होब्स की मृत्यु कब हुई थी? तो होब्स की मृत्यु कब हुई थी? तो होब्स की मृत्यु हुई थी बच्चों 1679 में। होब्स के दर्शन का मुख्य केंद्र क्या था? तो होब्स के दर्शन का मुख्य केंद्र है सुरक्षा और व्यवस्था। थॉमस होब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? व्यक्तिगत हित, अपनी चीजों को पूर्ण करना, ऐतिहासिक परंपरा या ईश्वर का अधिकार। तो उनका है सामाजिक संविदा जो है थॉमस होब्स के, उसका मुख्य कारण है राज्य की उत्पत्ति का। थॉमस होब्स के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य क्या है? तो राज्य का मुख्य कार्य है सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखना। फिर है, थॉमस होब्स के राज्य के सिद्धांत में सर्वोच्च शक्ति की अवधारणा क्या है? तो सर्वोच्च शक्ति की अवधारणा है एक ऐसी शक्ति जो सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखे। नेक्स्ट है, थॉमस होब्स के अनुसार राज्य के शासन का सबसे अच्छा रूप क्या है? तो वो राज्य के शासन का सबसे अच्छा रूप क्या मानते हैं? राजतंत्र। चार्ल्स प्रथम के वे शिक्षक थे और तो इसलिए वह राजतंत्र को सबसे समर्थक थे। थॉमस होब्स के राज्य के सिद्धांत का मुख्य केंद्र क्या है? तो सुरक्षा और व्यवस्था इसके
मुख्य केंद्र हैं। थॉमस हॉब्स के विचारों का आधुनिक युग में क्या प्रभाव है? तो उनका आधुनिक युग में क्या प्रभाव है? सुरक्षा और व्यवस्था की अवधारणा पर असर डालता है। थॉमस हॉब्स के विचारों ने किस आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को प्रभावित किया है? तो किस आधुनिक सिद्धांत को प्रभावित किया है? यथार्थवाद को। थॉमस हॉब्स के विचारों का आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव है? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव है संघर्ष और सुरक्षा पर। थॉमस हॉब्स के विचारकों ने किन आधुनिक दार्शनिकों को प्रभावित किया है? तो हॉब्स के विचारकों ने इमैनुएल कांट को प्रभावित किया है। थॉमस हॉब्स के विचारों का आधुनिक राजनीतिक दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो सुरक्षा व्यवस्था पर जोर देने वाले सिद्धांतों पर प्रभाव पड़ा है। हॉब्स के बारे में आपको जहां भी सुरक्षा और व्यवस्था दिखे तो हॉब्स समझ लीजिए आप, वहां हॉब्स से सुरक्षा की बात, सिक्योरिटी की बात है, थॉमस हॉब्स करते हैं। थॉमस हॉब्स के विचारकों में किस आधुनिक राजनीतिक आंदोलन को प्रभावित किया है? तो किस आधुनिक आंदोलन को प्रभावित किया? नव संरक्षणवाद को। फिर है हॉब्स के विचारकों का आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों पर क्या प्रभाव हुआ था? तो यथार्थवाद पर प्रभाव हुआ था। थॉमस हॉब्स के विचारों का आधुनिक राजनीति पर दर्शन में क्या योगदान है? तो सुरक्षा और व्यवस्था की अवधारणा पर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। हम आगे पढ़ेंगे जॉन लॉक को। तो प्लीज़ जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।